2.20. An Earth day is 24 hours. Calculate the average orbital speed of Mars in kilometer per second. हम्म। Distance over time. ओके, उन्होंने कहा एवरेज स्पीड निकाल दो। अच्छा जी, तो आप कर रहे हो You know, डिस्टेंस ओवर टाइम। इन्होंने कहा कि द टाइम टेकन फॉर द मार्स टू ऑर्बिट द सन इज 460 अर्थ डेज। ओके, सो टाइम इन्होंने दे दिया 690, सॉरी 690 अर्थ डेज। वन डे कंटेन 24 आवर, वन आवर कंटेन 3600 seconds. Okay, 3600 second. Okay, अच्छा, the average orbital radius of the Earth is this much. Okay, how can we use this thing to find the distance? Okay भाई, यस। इफत कहाँ हो? इफत क्यों नहीं बोल रहे हो? sir, I'm here. I'm here. क्या है? The average. Sir, what did you ask? I asked कि how can we use this 2.28 exponent 8 kilometers, the radius of the Mars, in finding the distance? Sir, that's the distance of the planet. So, Yes, क्या कह रहे हो ब्रो? आपको यहाँ sir पे will take it as distance, right? we will take as 2 pi circumference। r. यस, वेरी गुड 2 वेरी pi. गुड वेरी गुड, 2 पाई। और आर आके पास आ जाएगा 2.28। अच्छा, एक्सपोनेंट 8 है और किलोमीटर से तो मैं इसको 11 लिख रहा हूँ। ओके, ताकि किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा। सही है, निकाल दो भाई, कितना आता है? 24,029.889. 20, अबे 24,000, 24,029.89. 24,029। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.4, 2.4 एक्सपोनेंट 3 एंड मीटर्स पर सेकेंड। वेरी गुड, हो गया। आगे आ जाओ। State the shape of the orbits of the planets. Sir, elliptical orbit. ओके, अच्छा हम, चलो ओके, हम वैसे जो है हमारे पास जो ऑर्बिट होता है वो हमारे पास सर्किल होता है, right? मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑर्बिट जो है वो हमारे पास बिल्कुल गोल है, राइट? सही है, दिस इज सर्कुलर। ओके, लेकिन अगर तुम इस सर्कुलर ऑर्बिट को जो है ना साइड से खींच दो, सही, लाइक दिस, इफ आई कैन, अबे यार, ऐसा, सही है। अगर तुम इसको खींच दो, सो दिस इज एलिप्स। ओके, सो ये तुम्हारे एक्चुअल जो शेप ऑफ द प्लेनेट होता है वो भी इलिप्टिकल होता है, और जो ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट होता है वो भी इलिप्टिकल होता है। ओके, खैर आगे आ जाओ। हाँ जी, So it's moving away from us. एक्सप्लेन। ओके, अच्छा, जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम अस बस इतना लिखने काफी है। No, sir, it's moving away from us. So वेवलेंथ के बारे में भी थोड़ा बताना होगा ना आपको। हम ये कह देते हैं कि भाई वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इज इज decreasing. ग्रेटर, डिक्रीजिंग। Sir, redshift, right? हाँ ना, तो वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी ना, इंक्रीज होगी ना। सो वेवलेंथ ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन द एक्चुअल wavelength, so it is moving away, it is moving away, fine। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। State the state the quantity that the redshift for galaxies used to calculate.
इससे डिस्टेंस होता है ना? क्वांटिटी दैट डिस्टेंस, मतलब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। शिफ्ट जो होती है वो स्पीड बताती है। सही है। स्पीड ऑफ द गैलेक्सी। हाँ, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट वेवलेंथ के चेंज से जो है ना वो हम स्पीड निकालते हैं कि वो किस स्पीड से वो हमसे दूर जा रही हो, फिर हम हबल्स लॉ ले आते हैं सामने, समझ रहे हो आप। यस। सही हो गया। अच्छा जी, उमर कह रहे हैं, उमर ब्रो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 3.22 अगर यूज़ करो इंस्टेड ऑफ, नहीं, पाई की वैल्यू 3.142 होती है भाई। सो पाई की वैल्यू अगर 3.142 अगर यूज़ करो देन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, सो इस वजह से। बट पाई अगर इस्तेमाल कर लो डायरेक्ट, क्योंकि पाई कैलकुलेटर में आ जाता है डायरेक्ट, राइट। तो शिफ्ट दबा के आंसर वाला की दबाओगे। हाँ, शिफ्ट दबा के आंसर वाला की दबाओगे, यूल गेट द पाई इन द कैलकुलेटर, राइट। सो उससे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। सही हो गया। तो आ जाओ, खैर आगे आ जाओ भाई। मैसेज ज़रा रीड कर लोगी प्लीज़। Pluto is a dwarf planet. Figure 10.1 shows the direction of motion of Pluto as follows its elliptical orbit around the Sun. Point X is the point in the orbit closest to the Sun, and point Y is the point furthest away. The orbital speed of Pluto varies as it orbits the Sun. Describe how the speed of Pluto varies as it moves from X to Y, then back to X. ओके। अच्छा, पहले तो एक Sir, बात मैं बता सकते हो, बोलो बोलो बोलो। from Y to X, speed increases, and from X to Y, speed decreases. फ्रॉम वाई टू एक्स स्पीड इंक्रीज, क्या रीज़न, रीज़न बता सकती हो, और तो पूछा हुआ नहीं है। सर वाई टू एक्स जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज हो रही होगी, इसलिए स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी भी। गुड 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 और गुड। फिर एक्स टू वाई जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो इसलिए स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, सही है। मतलब वो पहले वाला सही बताया, बट अगर जब आप वाई से एक्स से वाई जा रहे हो, सही है, तो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही होगी। जब ग्रेविटी डिक्रीज हो रही होगी, सो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कम कम वेलोसिटी आएगी, राइट। तो आपके पास जो है ना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, समझ लो आप। तो ये वजह है, सही है। तो खैर, अच्छा जी, सो हमने कहा कि फ्रॉम एक्स टू वाई, सही है। सो जब ओके, मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, सही है, एंड decreases from when moving from x to y, from x to y then back to x। क्या हो गया? It moved from x to y and then back to x, okay। So moving from x to y is speed, अच्छा increase थोड़ी होगी भाई, ये तो decrease होनी चाहिए ना। Decrease and decrease and increase when moving back to x, okay, back to एक्स। यानी अगर सन के करीब आ रहा होगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, सन से दूर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। आ गया जी प्लीज। Explain in terms of energy transfer the speed of Pluto varies in this way. हम्म, क्या होगा? सर एक्स टू वाई में काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होगी, और नहीं सर वाई टू एक्स में और एक्स टू वाई में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होगी। ओके, मतलब अगर आप यहाँ से यूँ आ रहे हो तो, अगर आप जो हो वो यहाँ से यूँ आ रहे हो तो आपके पास जो है वो ग्रेव काइनेटिक एनर्जी के अंदर चीज़ें कन्वर्ट हो रही होंगी, सही है। और अगर यहाँ से यूँ जा रहे हो तो आपके पास, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर आप y से x जा रहे हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, और अगर x से y जा रहे हो तो फिर जीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, राइट। और स्पीड उसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगी, राइट। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई when it move toward x, एक बात सही है, the the kinetic energy increases
due to increase in speed. सही है. uh, and when it move back to move back to अच्छा जी. अच्छा, when it move back to y, so it's gpe will be greater, okay, as h, यानी height या separation, as separation लिख दो ज़्यादा अच्छा है. as separation increases, okay. और ये सेपरेशन कौन सी वाली है? सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, राइट. चलो आगे आ जाओ भाई. The average temperature on the surface of Pluto is 43 K Kelvin. Convert this temperature to the value in degrees Celsius. हम्म. Minus 273. है देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है जब आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका मतलब होता है 273. सही है. अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है तो वो है हमारे पास 274 कैल्विन के अंदर. सही. अगर हम इसको 10 ले लें तो ये हो जाएगा 283. ओके, आप समझ पा रहे हो. अगर हम इसको 100 ले लें डिग्री जहाँ पे वाटर बॉईल होता है तो कैल्विन के अंदर 373 कैल्विन पे वाटर बॉईल होता है. ओके. अब यहाँ पे उसने कहा है कि 43, यानी बेसिकली फार्मूला ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है कैल्विन स्केल के अंदर, सो आपको जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है, उसके अंदर ऐड करना होता है 273. सही. तो आपके पास जो है ना कैल्विन बन जाता है. सही. क्लियर हो गया. सो अगर Yes, आपने sir. कैल्विन बनाना है सो आप करोगे सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है उसके अंदर ऐड कर लोगे 273. सही, कैल्विन बन जाएगा. सो 43 + 273 कर लो, आगे बाद कैल्विन बन जाएगा. सर लेकिन हमें यहाँ तो सेल्सियस बनाना है ना. Sir, -2 for 30. नेगेटिव, ओके ओके, सॉरी सॉरी, यस, नेगेटिव. सही है. तो आपने कहा 43 कैल्विन और आपने कहा -273. सो आपके पास कितना आ जाएगा नेगेटिव? दोबारा बता दो प्लीज. -230. 316. 316 कैसे? कम होना चाहिए ना. सर मैंने माइनस कर दिया था. माइनस ही करना है. नहीं, मैंने प्लस कर दिया सर. हाँ, कन्वर्ट तो आपके पास 43 टू माइनस सेवेंटी टू थर्टी आ गया. -230 हो गया. चलो आगे आ जाओ. ब्रो क्या हो गया? सही है ये फॉर्मूला? सही है ईमान, सही है ये फॉर्मूला, क्या मसला है इसमें? अच्छा जी, चलिए आगे चलिए प्लीज. Pluto has a white surface as shown in figure 10.2. As Pluto rotates, the white surface alternately faces towards the sun, away from the sun, towards the sun and away from the sun. अच्छा जी. अच्छा, एक एक सेकेंड, अगर आप देखें तो वाइट सरफेस है. वाइट सरफेस क्या होती है? गुड रिफ्लेक्टर, बैड रिफ्लेक्टर? The poor good reflector, गुड bad रिफ्लेक्टर. सही. absorber. बैड, वेरी गुड. अच्छा जी, प्लूटो रोटेट्स वाइट सरफेस ऑल्टरनेटली फेसेस टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द सन. सो टूवर्ड द सन होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, सारी जो भी लाइट आएगी सन की तरफ. अवे फ्रॉम द सन होगी तो फिर वो अब्जॉर्ब कर रही होगी. सही है. वाइट सरफेस है, ब्लैक सरफेस. ओके फाइन, आगे आ जाओ. Explain how this affects the temperature of Pluto as it rotates on its own axis. ऑन इट्स ओन एक्सिस. ओके, सही हो गया. अच्छा जी, क्या थोड़ा सा आइडिया लगाओ, आसान सी चीज़ है वैसे. Sir, when sun will be towards the black surface, it will absorb the heat and the temperature will increase. हम्म. सही हो गया. When it is towards the white surface, it will reflect the heat and the temperature will decrease. सही हो गया, परफेक्ट है. सही है. सो व्हेन अच्छा यहाँ पे हमारे पास है. सो व्हेन वाइट surface will be toward the
will be toward the sun. It um, reflect heat, reflect heat. Okay, and temperature will be lesser. Will be lesser. So yeah, when it away from the sun, it absorb heat and temperature will be higher. चलो आ गया, जो भी हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन तो निमट गया। अच्छा जी, और कौन हमारे पास है? उमर, उमर जरा रीड कर सकते हो प्लीज? यस उमर, आर यू देयर? उमर भाई के पता नहीं नेट का मसला चल रहा है शायद। तो एक काम करते हैं, नूर आप रीड कर लोगी प्लीज? State the equation that defines the average orbital speed v of a planet. State the meaning of any symbols you use. हम्म, ऑर्बिटल स्पीड, 2 ओके। pi r 2 pi r divided by t. ओके, सो हम कहते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू 2 pi r divided by t, और यहाँ पे we have to explain all the symbols that we are using. Okay, so what is r? Radius Okay, radius of the path or radius of the planet? of the path. है, गुड। रेडियस ऑफ द प्लैनेट फिर कब लेंगे? मतलब देखो, ये दो कॉन्सेप्ट है, मैं बना के दिखाता हूँ। मतलब लेट्स से दिस इज सन, सही है। एंड ये जो है ना, एक पाथ मैं बना लेता हूँ किसी प्लैनेट का। लेट्स से यहाँ पे प्लैनेट है, असल सन से बड़ा नहीं हो सकता। लेट्स से यहाँ पे प्लैनेट है, ओके। अच्छा जी, एंड अब इस प्लैनेट का ये रेडियस है, राइट? दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ओके। और ये चूंकि सन के अराउंड घूम रहा है, तो ये रेडियस है, जो कि रेडियस ऑफ द पाथ है, राइट? रेडियस, इसको छोटा वाला आर ले लेते हैं, सही है। तो नूर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम छोटा वाला आर कब लेंगे और बड़ा वाला आर कब लेंगे? एनी आइडिया? From the center to the surface of the planet. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सरफेस ऑफ द, क्या मतलब, क्या मतलब? ब्रो दोबारा से बताओ। देखो, मैंने ये पूछना है, या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम ये वाली आर की वैल्यू कौन सी कैलकुलेशन के अंदर लेंगे? मतलब कब हम ये लेंगे और कब हम ये लेंगे? कोई कोई आइडिया आपके जहन में? एनी आइडिया, एनीवन? कुछ तो बोलो यार। So if you Sir, breathe what is for around the calculating the velocity? जब हम क्या करेंगे? When we like when ये जैसे the तुम लोग की आवाज़ बहुत कम आ रही है, या मेरा माइक बेकार हुआ हुआ है? एक मिनट। The time taken to orbit the sun, टाइम टेकन, अबे पहले ये तो बताओ, आर का फड्डा तो क्लियर करो। the radius of the planet, फिर रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ओके। अच्छा, और नहीं, इससे तो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा चलो, एक मिनट रुक जाओ जरा। इफ़त, तुम क्या बोल रहे हो इफ़त? sir, I was saying the small r is taken to calculate the orbital speed. ओके, एंड द बिग आर? Calculate like the distance. ओके, फाइन फाइन फाइन। अच्छा जी, और क्या नाम है, और कौन बोलता है? और अच्छा, उमर आप भी कुछ बोल रहे थे। उमर, आप प्लीज़ बताओ क्या बोल रहे थे? अल्लाह जाने, उमर भाई का पता नहीं क्या बन रहा है। अच्छा नूर, आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है या नहीं है? और ईमान, आपके जहन में कोई आइडिया? sun
मैं कह रहा था कि आवाज ब- आ रही है? आवाज़ तो बहुत अजीब सी आ रही है। तो थोड़ा माइक में मतलब माइक बहुत अजीब सा हुआ ब्रो आपका। अच्छा जी, वो खैर। मैंने टेस्ट किया। ब्रो आपकी आवाज़ पर सिर्फ पता चल रहा है कोई बोल रहा है, बट ये नहीं पता चल रहा कि क्या बोलूँ, वर्ड समझ में नहीं आ रहे। ओके। सो आ जाओ आ जाओ। बेसिकली ना देखो, याद रखो, हमने पढ़ा था कि भाई जो भी प्लैनेट होता है उसके दो मोशन होते हैं मेनली मेनली। कि जो प्लैनेट होता है वो रोटेट कर रहा होता है या ऑर्बिट कर रहा होता है। सही है। और वो प्लैनेट स्पिन भी कर रहा होता है। सही है। तो अगर तो वो प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड, सन के अराउंड तो हर कोई ऑर्बिट कर रहा है, राइट? तो फॉर श्योर सी बात है, सही है। तो जब हम सन के अराउंड उसकी ऑर्बिट ले रहे होते हैं तो हम ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं, ओके? ऑर्बिटल रेडियस। ओके। ऑर्बिटल रेडियस का मतलब है सन के सेंटर से लेके उस प्लैनेट के सेंटर तक का जो रेडियस होगा, और उस प्लैनेट तक के तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ऑर्बिटल रेडियस, ओके? सही हो गया ना? और तुम स्पीड के अंदर यही ऑर्बिटल रेडियस रखोगे, एंड व्हेन यू यूज इट इन 2 पाई आर सर्कम्फेरेंस वाले फॉर्मूले में, सो यू विल गेट दिस होल डिस्टेंस, ओके? सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, लेकिन अगर जो प्लैनेट स्पिन कर रहे होते हैं अपने एक्सिस पे, सही है, जैसे अर्थ, तुम्हें पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो अब उसके अंदर ना हमें छोटे वाले आर की जरूरत होती है। ये जो छोटा वाला आर है ना, ये वाला आर, हमें इसकी जरूरत होती है, क्योंकि ये चूंकि ये पॉइंट यूं बस घूम के जो है ना अपने ही अराउंड घूम रहा होता है, तो हम जो है ना वो इसको कंसिडर करते हैं, सही है। सो स्पिन के अंदर जो है, वो हम जब स्पिन मोशन होता है तो हम क्या कहते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ लेते हैं, या रेडियस ऑफ द प्लैनेट, नॉट अर्थ स्पेशली, ओके? रेडियस ऑफ द प्लैनेट, सही है। तो उससे जो है ना, जब हम उसको टू पाई आर के अंदर रखेंगे, तो वो हमें जो है ना सरकमफेरेंस ऑफ द प्लैनेट दे देगा, एंड दैट विल हेल्पफुल इन फाइंडिंग द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द प्लैनेट, ओके? नूर, क्लियर होता है नूर? जी। ओके परफेक्ट। अच्छा, टाइम क्या था ब्रो, टाइम क्या था? कौन सा वाला टाइम है ये? Orbital period. वेरी गुड, वेरी गुड। ऑर्बिटल पीरियड। अच्छा, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर स्पिन है, तो जो स्पिनिंग का पीरियड होना चाहिए, जैसे अर्थ के लिए, अगर अर्थ के केस में तुम देखो, तो स्पिनिंग हमारी हो जाती है 24 आवर्स के अंदर, राइट? और ऑर्बिट हमारा जो होता है वो 1 ईयर का होता है, राइट? तो ऑर्बिट हमारा अलग अलग है, स्पिन हमारी अलग है, राइट? तो खैर चलो, ओके, आगे आगे आ जाओ प्लीज, आगे रीड कर लो यार। Suggest why countries that are a significant distance from the equator experience significant temperature variation throughout the year. इक्वेटर, ओके। कोई आइडिया? विजुअलाइज हो The रही है ये sun बात? rays बोलो बोलो बोलो, सॉरी। the sun rays don't strike the country. ओके। जब वो बिल्कुल सन के सामने होंगे तो वो डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे, जब वो बिल्कुल सन से अवे होंगे तो वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, राइट? जैसे पाकिस्तान है, सही है, पाकिस्तान ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, ये तकरीबन जो है ना इक्वेटर के आसपास है। सही है, सिंगापुर से इक्वेटर पास हो रहा होता है। सही है, या कुछ इस तरह की लाइन है। सही है। तो अब हमारे पास जो है ना सर्दी भी आ जाती है, गर्मी भी आ जाती है, राइट? मतलब हमारे पास एक्सट्रीम वेदर हमारे पास जा रहा होता है, तकरीबन जो है ना वो हार्श कंडीशन बन जाती है। आप कह लो कि जो हमारे उसके इलाके हैं, सही है, जो केपी के वगैरह, वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ जाती है, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है हमारे पास, सही है। तो ये इस वजह से है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारा जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, ये सब कॉन्टिनेंट है, ये इक्वेटर के आसपास है, सही है। सो हम कहते हैं कि भाई सम इन सम पार्ट ऑफ द ईयर दे रिसीव डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सन एंड in the other part of the year, they don't receive the radiation or heat at all,
क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे वाली साइड पे हो जाती है। ओके, आगे रीड कर ली प्लीज। Fill in the gaps in the paragraph about a star much more massive than the sun. The stage that follows the stable star in the life cycle of the star is the supergiant stage. सुपर जाइंट स्टेज, सुपर जाइंट लेकिन क्यों? चलो ओके, बेसिकली रेड सुपर जाइंट क्या होते हैं? सुपर जाइंट। ओके, आगे चलिए। It then explodes as a supernova to form a nebula. हम्म, नेबुला। This leaves behind neutron star, ओके, एंड a black hole. वेरी गुड। रट्टे लगा के बैठी हुई, बहुत हैवी किस्म के है ना। न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। चलो आगे आ जाओ। A galaxy is moving away from the Earth with a speed of 33,000 kilometers per second. The value of the Hubble constant is 2.2 times 10 to the power of negative 18 per second. Calculate the distance from the galaxy to the Earth. Give your answer in light years. हम्म, क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाओगे प्लीज? फॉर्मूला क्या होता था हबल्स कांस्टेंट का, याद है? Velocity divided by distance. ओके, इज इक्वल्स टू हबल्स कांस्टेंट, फाइन। अच्छा जनाब, सो वेलोसिटी इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ओके, सो वेलोसिटी इज 33, 1 2 3 किलोमीटर्स को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? 3 जीरो और लगा दें, हो जाएगा। और हबल्स कांस्टेंट डिवाइड में आ जाएगा 2.2 एक्सपोनेंट -18। ओके, एंड दिस इज, सॉरी, दिस इज डी। कितना आता है बता देना प्लीज। कैलकुलेटर रहेगा? 1.5 times 10 to the power of 25. ओ तेरी, 1.5 एक्सपोनेंट 25। ओके, लाइट ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है मीटर्स के अंदर, सही है। एंड वी नो दैट 1 लाइट ईयर कंटेन 9.46 एक्सपोनेंट 15 मीटर्स डिस्टेंस। सो हमें पता चल जाएगा, डिवाइड कर लो, हमें पता चल जाएगा कितने लाइट ईयर्स आ रहे हैं। सही है। यस, हाउ मेनी? 1.6 times 10 to the power of 9. 1.6 एक्सपोनेंट 9, फाइन। ओ ओके जी, चलो ये हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं थोड़ा सा। हम्म, 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 चलो ये करते हैं। आ जाओ भाई, ईमान रीड कर सकती हो प्लीज? Stars move massive than the sun can eventually form black holes. Describe how a black hole can be formed from a massive star. देन सन। ओके, सो अच्छा, क्या कहोगी, कोई आइडिया आपके जहन में? Hydrogen will transform into helium and then it'll form a red supergiant and then it will form a nebula. ओके, नेबुला के बाद वो फिर नेबुला, चलो ओके। लेकिन वो बेसिकली रेड सुपर जाइंट जो होता है, जब वो फट जाता है तो उसको वो बना दो ना। Supernova. हाँ, सुपरनोवा हो जाएगा। उसको सुपरनोवा जब वो होगा तो फिर वो नेबुला, नेबुला से फिर उसके बाद जो है वो प्रोटॉन स्टार, और दूसरी चीज़ आपके पास है ब्लैक होल। सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई व्हेन, अच्छा इसके अंदर
सही है। सो इसको, जैसे हमारे पास सन होता है ना, तो जो बहुत मैसिव स्टार होता है उसको हम कहते हैं ब्लू मेन सीक्वेंस स्टार। ओके। सो जब वो ब्लू मेन सीक्वेंस स्टार होता है, तो उसके अंदर जो है ना वो हाइड्रोजन बर्निंग हो रही होती है, राइट, नॉर्मल फ्यूजन हो रही थी, जिस तरह से सन के अंदर होती है। सही है। सो व्हेन, अच्छा, फिर जब सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो हो जाती है, यूज्ड हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता, तो अब जो है वो एक्सपैंड होके रेड सुपर जायंट बन जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो फिर एक्सप्लोड होके क्या बोलते हैं, अपना सुपरनोवा से एक्सप्लोड होके वो फिर क्या कहते हो यार आप इसको, प्रोटॉन स्टार बन जाते हैं। सही है, या फिर ब्लैक होल। सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई व्हेन all the hydrogen fused up um, so इसके बाद हमारे पास ये जो स्टार होता है, the red, um, the blue main sequence star convert into red supergiant super giant। सही हो गया। अच्छा जनाब। अच्छा जनाब, देन उसके बाद जो है ना वो रेड सुपर जाइंट विच देन explode to supernova, okay, and um, it convert into nebula, which then turn into black hole। ओके जी, आगे चलो। The star system V404 Cygne contains a black hole. The system is approximately 7,800 light years from the Earth. Describe what is meant by a light year. एनी आइडिया? Hmm. क्या बोलेंगे? the light the light travel travel in the vacuum in 1 year। Okay, is that clear, Ivan? We can आगे आ जाओ। calculate the approximate distance from V404 Cygne to the Earth in kilometer. Okay, so they have given you the distance in light years, okay, and you have to convert it into kilometers, okay। So हमें क्या पता है कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, अभी ऊपर करके आए, याद है, भूल गई हो? Point. भूल गई? 9.5 या 9.46 एक्सपोनेंट 15, ओके, मीटर्स के अंदर, ओके। अगर आपको किलोमीटर्स बनाना है तो 3 जीरो कम कर दो, वो किलोमीटर बन जाएगा। सही, अगर हम 3 जीरो कम कर दें और 12 कर दें तो 1 किलोमीटर बन जाएगा। ओके, क्लियर हो ना? We can. नाउ दे सेड दैट इन्होंने 780000 लाइट ईयर दे रखे हैं। सही है, लाइट ईयर दे रखे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिस्टेंस होगा? यू जस्ट नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 7800 इंटू 9.5 Seven एक्सपोनेंट, point हाँ, 7.41 multiplied by 10 raised to power 16. 16। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, वेरी गुड, हो गया। चलो, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, आ जाओ भाई। कौन है, कोई रीड कर सकता है? रुपैसा रीड कर लोगे प्लीज? Figure 5.1 shows a diagram of a transverse wave. From figure 9.1, identify all the lengths which represent one wavelength. हम्म। अच्छा, घबराना मत कि ये वेव का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये रेड शिफ्ट आगे रिलेट करेगा इससे। ओके, चलो, हाँ जी, बता सकते हो प्लीज? वेव तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है। अगर आप ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो,
तो ये एक वेवलेंथ लग रहा है वैसा? नो सर। नहीं लग रहा, ओके। और अगर आप ये वाला डिस्टेंस देख रही हो तो ये क्या है, ये एक वेवलेंथ लग रहा है, ये वाला डिस्टेंस? यस सर। ओके। क्यों क्यों नहीं लग रहा? सर कि उसमें एक पूरी वेव नहीं आ रही। कैसे कैसे? देखो ना, ये थोड़ी सी आई, क्वार्टर ऑफ द वेव, फिर 3 क्वार्टर, फिर फुल वेव, नहीं? नहीं सर, आधी आधी आई दोनों साइड से। सो आधी यहाँ से आधी यहाँ से, जब हम इसको मिलाएंगे तो एक पूरा आधा बन जाएगा और एक आधा नीचे आ गया। क्या कहती हो? नहीं सर, प्रॉपर नहीं अच्छा। होगा ना फिर। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूँ कि भाई लेट्स से मेरे पास ये वेव है, सही है, ये मेरे पास फुल वेव है, यस। अगर मैं इस चीज को यस उठा के सर। यहाँ लगा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस सर, पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ब्रो। लुक, प्लीज कीप इन माइंड कि तुम्हारे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा वन वेवलेंथ है, ओके। अगर कोई बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेता है, दिस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ, ओके। अगर कोई बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेता है, दिस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ, ओके। इज दैट क्लियर प्रोफेसर, इज दैट क्लियर? यस। सही हो गया। सो दिस इज टोटली इनकरेक्ट कि बच्चे सिर्फ ये समझते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल वेवलेंथ, इसके अलावा नहीं है, राइट? दिस इज नॉट करेक्ट कॉन्सेप्ट, ओके, समझ रहे हो ना ब्रो? यस सर। अगर आप यहाँ से ले रही हो, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक वेवलेंथ हो रही है, राइट? क्लियर हो गया ना? जहाँ से स्टार्ट किया अगर आप वहीं पहुंच गए तो वो एक पूरा वेवलेंथ बन जाएगा, ओके। सो हमारे पास Q एंड V, ओके। R जो है रिप्रेजेंटिंग हाफ द वेवलेंथ, ओके। एंड आई थिंक, नहीं, T रिप्रेजेंटिंग डबल द वेवलेंथ, ओके। चलिए आगे आ जाइए प्लीज। Hydrogen in a very distant galaxy emits electromagnetic radiation which is observed from the Earth. Scientists on the Earth measure the wavelength of the radiation from very distant galaxy. The wavelength is 918 centimeter. On the ओए Earth, ओए ओए hydrogen ओए, in the 918 सेंटीमीटर कैसे? नैनोमीटर ब्रो। 918 nanometer. गुड। On the Earth, hydrogen in the laboratory emits electromagnetic radiation of wavelength 656 nanometer. Name the effect that scientists observe and state what this shows about the very distant galaxy. अच्छा, आपको पता चला कि ये छुप छुप के किस चीज की बात कर रहे हैं? Yes, sir. किस चीज की बात कर रहे हैं, बता सकते हो? सर की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अबे वो तो पता है, लेकिन ये एक एक मतलब कि स्पेसिफिक वो अर्थ सिनेरियो, से करीब आ रहा है। मतलब ये क्या फिनोमेना क्या होता है? जैसे मतलब ब्लू शिफ्ट, रिमेम्बर? जी सर। ब्लू शिफ्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। सो क्योंकि जो इनकी जो, अच्छा, अच्छा नहीं, एक मिनट, ब्लू शिफ्ट होगा या रेड शिफ्ट होगा, इसको भी डिसाइड करते हैं। द साइंटिस्ट ऑन द अर्थ इंश्योर द वेवलेंथ रेडिएशन फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट स्टार इज दिस मच, सो दिस इज द ऑब्जर्व वेवलेंथ, ओके। द हाइड्रोजन इन द लेबोरेटरी emit द इलेक्ट्रॉन, ओके। सो एक्चुअल वेवलेंथ ये थी, दिस इज द एक्चुअल वेवलेंथ, ओके। एंड दिस इज व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, ओके। सो अगर ऑब्जर्व वेवलेंथ एक्चुअल से ज्यादा हो तो वो कौन से शिफ्ट होता है, ब्लू के रेड? सर फिर रेड शिफ्ट होगा। रेड शिफ्ट होगा, वेरी गुड। देखो याद रखना कि ऑन द अर्थ आप जो काम कर रहे होगे, अर्थ पे जो भी चीज, अर्थ पे लेबोरेटरी के अंदर जो चीज ऑब्जर्व होगी, दैट इज एक्चुअल, ओके। एंड उससे हम कंपेयर कर रहे हैं एक बाहर वाली चीज को, जो कि अर्थ पे जो लाइट आ रही है हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, राइट? सो आप ये बोलोगे कि भाई द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज greater than the actual wavelength which shows the galaxy is moving away from the earth, away from the earth.
वेरी गुड, चलो भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। Table 9.1 shows the wavelength of electromagnetic radiation from hydrogen observed in the laboratory and from three galaxies. The galaxies are at different distances from the Earth. सही हो गया। अच्छा, गैस इन द लेबोरेटरी। अच्छा, तुम इससे कंफ्यूज मत होना कि यार ये गैस कहाँ से आ रही, क्या काम है गैस का। सही है, बेसिकली ना, बेसिकली हाइड्रोजन गैस हम क्यों ले रहे हैं, तुम्हें तुम्हें पता है ना कि स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज हो रही होती है, राइट। तो Yes. जो लाइट स्टार से बाहर निकलती है ना, वो बेसिकली हाइड्रोजन की वजह से अफेक्टेड होती है, राइट। तो इसी वजह से हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर जो है ना, लाइट को हाइड्रोजन से पास करते हैं ताकि वो भी अफेक्टेड हो जाए हाइड्रोजन से, सही। और फिर उन दोनों हाइड्रोजन अफेक्टेड लाइट को हम कंपेयर कर लेते हैं, सही है। और फिर जो डिफरेंस होता है ना, कि जो वेवलेंथ आगे दिख रही होती है, जैसे यहाँ पे आपको एक्चुअली 656 नैनोमीटर की वाली वेवलेंथ जो है वो आपको 981 पे दिख रही है, सही है। सो दिस इज ड्यू टू द मोशन of the galaxy away from the earth, right। तो ये इस वजह से सही है, खैर चलो। सो नियर बाई गैलेक्सी थोड़ा सा ग्रेटर है, सो ये डिस्टेंट गैलेक्सी थोड़ा सा ज्यादा गया, वेरी डिस्टेंट गैलेक्सी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और बहुत ज्यादा वेवलेंथ है। ओके, आगे आ जाइए। Describe what table 9.1 shows about the motions of the galaxy and state what the stress is happening to the universe. Universe is expanding. ओए होए। ओके, और कैसे पता चल रहा है। Sir, because वो galaxy से वो Earth से एवरीथिंग इज farther वेरी गुड, आई से मूव मूव मीनिंग फर्दर मूव अवे हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि एज एवरी एज एवरी गैलेक्सी is red shifted, so the universe is expanding, okay। तो ये हो गया, चलो भाई आगे आ जाओ। क्या नाम है भाई, इफत जिंदा बैठे हो, इफत। इफत जरा रीड कर लो प्लीज। Yes, sir. Astronomical distances are measured in light. State what is meant by light year. Distance traveled by light in a year. ओके, डिस्टेंस ट्रैवल, क्या क्या क्या, दोबारा बताइए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय Light. इन, ब्रो इसमें आपको फिर ये भी मेंशन करना होता है कि लाइट किस चीज़ में वो ट्रैवल कर रही है, कौन सा मीडियम है डिस्टेंस। क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, तो अगर वो ग्लास के Yes. अंदर 1 साल तक ट्रैवल करेगी, तो उसमें उतना डिस्टेंस थोड़ी कवर होगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। डिस्टेंस हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ओके, इन 1 ईयर ओके, समझ रहे हो ना भाई, इन 1 ईयर। Yes. ओके, आगे आ जाइए प्लीज। अबे बाद में मैसेज कर रहे हो There are बे, पहले several, रीड तो कर ले। No, sir. There are अच्छा। several stages in the life cycle of a star. Complete figure 10.1 to show the stages that a massive star goes through after it अबे has used up most of अबे the अबे hydrogen ब्रो at the ब्रो center ब्रो, of the star. यू मिस दिस पार्ट। Uh, the Sun is one star in the Milky Way galaxy. State the approximate diameter of the Milky Way galaxy. याद है मैंने बताया था क्लास में, रिमेम्बर। Sir, some like eight हम्म। 100,000 light years. अरे यार हैवी हो गया है तो, वेरी गुड। 100,000 लाइट ईयर, परफेक्ट भाई, परफेक्ट, वेरी गुड। आ जाओ, आगे आ जाओ। There are several stages in the life cycle of a star. Complete figure 10.1 to show the stages that a massive star goes through after it has used up most of the hydrogen at the center of the star. Use words from the following list. हम्म। अच्छा जी, रेड सुपर जाइंट हो गया है। अच्छा, एक बात बताओ, उसने कहा कि शो द स्टेजेस दैट अ मैसिव स्टार गोज आफ्टर, ओके, मैसिव स्टार का मतलब है कि वो सन से ज्यादा उसकी उसका वो है, ऐसे ही
मास उससे उसका सन Yes. से ज़्यादा है, ओके। अच्छा, सन से अगर Yes. ज़्यादा मास होता है तो रेड जायंट तो बन नहीं सकता, राइट, और वाइट ड्वार्फ भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो सन की फैमिली का जो है ना बिल्कुल आप कह Yes, लो sir. कि एंसेस्टर्स होते हैं, सही है। और Hmm. नेबुला प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टार और प्रोटोन स्टार तो खैर दोनों में होता है, सुपरनोवा भी होता है, सही है। तो रेड सुपर जायंट एक्सपैंड होकर क्या हो जाता है? Supernova. सुपरनोवा। वेरी गुड, हो गया। एंड फिर उसके बाद Nebula. ओके, नेबुला एंड And black hole or neutron star. न्यूट्रॉन स्टार, स्टार, ओके फाइन। चलो आगे आ जाओ। State the stage in the life cycle of a star where heavy elements are formed. हम्म। Sir, the stage where the star is formed, right? Where hydrogen fuse. हाइड्रोजन, नहीं नहीं, क्या मतलब, क्या मतलब? देखो हाइड्रोजन फ्यूज है तो वो इससे हैवी एलिमेंट से मतलब ये है कि पहले पहले बनता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉर्मली जो है ना जब स्टार फॉर्म होता है, यानी प्रोटो स्टार होता है, प्रोटो स्टार के बाद जो है ना जो मेन सीक्वेंस स्टार बनता है, राइट, उसके अंदर हाइड्रोजन बर्न हो रही होती है, राइट। और हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम चल रही होती है, राइट। जब सारी की सारी हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाती है तो फिर वो रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट बन जाता है। अगर रेड जाइंट बना है इसका मतलब है मेन सीक्वेंस स्टार है लाइक सन, और अगर जो है रेड सुपर जायंट बन रहा है तो मोर मैसिव स्टार है देन सन, तो वो रेड सुपर जायंट बन रहा है, राइट। और उसके अंदर फिर हाइड्रोजन सारी फ्यूज हो जाती है, और फिर हीलियम जो है ना वो हीलियम फ्यूज होने लगती है, और फिर और दूसरे एलिमेंट फ्यूज होने लगते हैं, राइट। एंड फिर जब वो, अब चूंकि यहाँ पे हम मैसिव स्टार देन सन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना जब हमारे पास सुपरनोवा होता है तो उसके अंदर हमारे पास बहुत हैवी एलिमेंट फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो जो है ना स्टार को एक्सप्लोड कर देती है, समझ रहे हो? Get it? तो ये हमारे पास हो गया सुपरनोवा, इन सुपरनोवा, सुपरनोवा। आगे आ जाइए प्लीज। Current scientific understanding is that the universe began 14 billion years ago in an event known as the Big Bang. Explain one observation that supposes the Big Bang theory. Sir, cosmic background radiation. ओके, सो अबे लेकिन कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, चलो क्या क्या बोलोगे, क्या कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सप्लेन क्या करोगे? Sir, redshift. यस, रेडशिफ्ट भी क्या, क्या मतलब? Wavelength is getting larger. ओके, यानी ऑब्जर्व वेवलेंथ इज गेटिंग लार्जर, सो उससे हमें पता चल रहा है कि भाई एवरीथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम दस, अवे फ्रॉम अस। सो अगर हम जो है वो बैकवर्ड इन टाइम जाएंगे, सो एवरीथिंग वी फाउंड, वी मे फाउंड मोस्ट ऑफ द थिंग टुगेदर, ओके, सो दिस शोज दैट, तो ये हो गया, चलो सही हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन है रेड शिफ्ट की, रेड शिफ्ट, सही है। और रेड शिफ्ट को हम एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं कि भाई एवरी प्लैनेट इज, प्लैनेट नहीं, एवरी गैलेक्सी, गैलेक्सी कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो, इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, which if we go backward in time, so appear they appear to be exploded या originated from one point, सही है, जिसकी हम कह देते हैं भाई बहुत ज्यादा डेंसिटी है वगैरह वगैरह, सही है, वन पॉइंट with higher density, okay, higher density। Sir, हम्म। if they ask about CMBR, what do we explain about CMBR? अच्छा जी, तो अच्छा हम जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन होती है ना, वो उसका सीन ये होता है कि पहले जो है ना जब यानी जब बिग बैंग हुआ था तो उस वक्त जो है ना जो यूनिवर्स था वो ओपेक था, राइट, यानी रेडिएशन ट्रैवल नहीं कर सकती थी यूनिवर्स के अंदर, राइट। फिर जैसे जैसे वो यूनिवर्स जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट हुआ, सो जो
रेडिएशन है। अब चूंकि एक्सप्लोजन हुआ था तो दैट कॉजेज द इंफ्रारेड रेडिएशन to transmit or to propagate throughout the universe, right? But since the universe is expanding, so that infrared radiation became expanded or became longer in wavelength. So now they appeared as a microwave radiation, right? मतलब उसकी wavelength जो थी वो infrared से increase हो के microwave बन गई, वो सही है। और वो इंफ्रारेड से माइक्रोवेव बनी क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, तो हमें वो जो आप कह लो कि वो जो वेवलेंथ फील हुई है, वो वेवलेंथ जो है वो माइक्रोवेव की फील हुई है, राइट? एंड दिस शोज दैट यूनिवर्स वाज प्रीवियसली स्मॉल, राइट? एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। गेटिंग? Yes, sir. सही हो गया, चलो बस करते हैं यार। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए, सही है। अच्छे खासे नहीं, 5 7 ही के हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन होंगे, सही है। सो जस्ट ट्राई द मोस्ट एट योर होम, सही है। खास तौर पे कोशिश करना यहाँ से कर लो, राइट, इधर से कर लो, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 18 से ना ऑनवर्ड करना, क्योंकि पिछले वाले शायद तुम लोग ने प्रैक्टिस कर रखे हो, सही है। ये नए क्वेश्चन है, ये तुम लोग ने नहीं देखे हुए, सही है। तो यहाँ से आगे के 25 तक प्रैक्टिस करना, दे आर न्यू क्वेश्चन, सही है। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में फिर जो है ना वो हम एक पेपर 4 करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक एटीपी भी कर लेंगे, सही है। तो बस अब आज की कहानी इसे रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, सही है। चलो जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। Love is, अल्लाह sir. हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।